हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, यूपीटीईटी 2021 को लेकर जो एक सस्पेंस ये बना हुआ था कि इसमें 2 अंक ग्रेस के तौर पर मिलेंगे, तो फिलहाल ये सस्पेंस ख़त्म हो चुका है। क्योंकि पीएनपी ये कह रहा है कि 2017 में जब सेम क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके बाद 2021 में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं, और इस बार जो उत्तर है उसकी गलती को सुधार दिया गया है। इसलिए 2 अंक ग्रेस देने की कोई भी बात यहाँ पर नहीं है, और सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच पे पीएनपी चैलेंज करेगा, और इसके लिए सरकार की ओर से सहमति मिल चुकी है। यानी कि अब ये है कि जो रिजल्ट तैयार हो चुका है वही रिजल्ट रहेगा, उसमें कोई भी अंक नहीं बढ़ने वाला है। इसकी फाइल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के पास भेज दी गई है। जल्द ही हाईकोर्ट में 2 न्यायमूर्तियों की पीठ के समक्ष उस आदेश को चैलेंज किया जाएगा। कोर्ट के फैसले से जो अभ्यर्थी अंक बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें निराशा हाथ लगेगी। तो दोस्तों, टीईटी 2021 की परीक्षा 22 जनवरी 2022 को करवाई गई थी। उसका परिणाम 8 अप्रैल 2022 को आया था। परिणाम के बाद कई अभ्यर्थी कोर्ट गए। उनका कहना था कि परीक्षा के 2 प्रश्न 2017 में भी आए थे, तब उनके प्रश्नोत्तर में गलती पर अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। कोर्ट ने उस समय पीएनपी की गलती पर अभ्यर्थियों को 1-1 अंक देने का आदेश दिया था। तो सेम वही आधार बनाकर 2021 में भी जब ये 2 प्रश्न पूछे गए तो अभ्यर्थी कोर्ट गए, लेकिन इस बार पीएनपी ये कह रहा है कि हमने जो आंसर की है उसमें सही उत्तर रखे हैं, इसलिए ग्रेस मार्क देने की कोई बात नहीं है। और सिंगल बेंच का जो फैसला आया है उस फैसले को हम डबल बेंच में चैलेंज करेंगे, और जो प्राइमरी का यूपीटीटी का सर्टिफिकेट है, अब ये सर्टिफिकेट भी वितरित कर दिया जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीटीटी हो या फिर सीटीईटी हो, 1 to 5 के लिए बीएड को एलिजिबल नहीं माना गया है। 11 अगस्त 2023 को जब फैसला आया था, तो उसके बाद ये निर्णय हो गया था कि अगर कोई अभ्यर्थी बीएड के आधार पर टीटी की परीक्षा को उत्तीर्ण करता है तो उसकी नियुक्ति जो है वो प्राइमरी में नहीं होगी। तो अब इसी फैसले को आधार बनाकर यूपीटीटी का जो अंकपत्र है ये बांटने की योजना तैयार की जा रही है, और बहुत जल्दी या तो इसी सप्ताह या नेक्स्ट वीक से आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा। वैसे भी सिर्फ एक दिन नहीं होगा, इसके लिए काफ़ी लंबे समय तक जो यूपीटीटी का अंक पत्र वितरण होता है, मार्कशीट वितरण होता है, किया जाएगा। तो डाइट से इसका वितरण होगा। जिस ज़िले में आपकी परीक्षा हुई थी उसी ज़िले के डाइट में जाकर आपको अपना अंक पत्र और मार्कशीट लेनी पड़ेगी। आपको बता दें कि प्राइमरी टीईटी के लिए कुल 11,42,090 अभ्यर्थियों में से 4,23,558 सफल घोषित थे। जूनियर टीईटी में 7,65,925 में से 2,16,994 परीक्षार्थी जो है सफल घोषित हुए थे। प्राइमरी टीईटी में बीएड अभ्यर्थी भी सम्मिलित हुए थे, जिनका विरोध करते हुए प्रतीक मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। तो कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर प्राइमरी टीटी के अंकपत्र वितरण पर 22 मई 2022 को रोक लगा दी थी। इसके बाद से प्राइमरी टीटी के अभ्यर्थी अंकपत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब प्राइमरी अंकपत्र वितरण पर लगी रोक कोर्ट से हटा दिए जाने के बाद इसके वितरण का रास्ता साफ हो गया है। पीएनपी सचिव ने बताया कि जूनियर टीटी के अंकपत्र दिए जा चुके हैं। प्राइमरी टीटी के अंकपत्र वितरण में रोक हट जाने के बाद अगले सप्ताह से अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाएंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में निर्णय दे चुका है कि प्राइमरी शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। अब देखो, यहाँ पर अगर बीएड वालों को यूपीटीटी 1 to 5 का जो सर्टिफिकेट है वो मिल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आने वाली जो यूपी में या फिर कहीं पर भी प्राइमरी में जो शिक्षक भर्ती होंगी उसमें बीएड एलिजिबल नहीं रहेगा। तो कोई मतलब नहीं निकलता है अगर यूपीटीटी का अंकपत्र बीएड वालों को मिल भी जाए तो भी, और ना मिले तो भी कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। 5 जून के बाद होगी तीसरे चरण की रद्द हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। 15 मार्च को प्रश्न पत्र लीक होने के बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो अब लोकसभा चुनाव के बाद बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा करवाई जाएगी। इसके लिए जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। 4 जून को आपको पता ही है
कि 4 जून को सरकार का गठन कर लिया जाएगा और 5 जून से लेकर 15 जून के बीच में कभी भी बिहार की तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा करवाई जा सकती है। तो आपको पूरी बात पता ही है कि 15 मार्च को आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण 20 मार्च को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने बताया कि चुनाव के दौरान परीक्षा कराना संभव नहीं है और इसी के मद्देनज़र अब चुनाव बाद परीक्षा कराई जाएगी और चुनाव के बाद मतलब आप मान चलिए कि एनी टाइम ये एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन जून में ही परीक्षा करवा ली जाएगी। पुनर्परीक्षा जून के तीसरे सप्ताह में हो सकती है। एक साथ चरणबद्ध रूप से पहली से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं की परीक्षाएं ली जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा कि जून में आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है, तो तैयारी आपको अभी से करना पड़ेगा और कंपटीशन काफ़ी टफ है, ये तो आप जानते ही हैं। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जो चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षक हैं, फिलहाल उन पर जो एक तलवार लटक रही थी कि वो भी बाहर हो सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें बड़ी राहत तो मिल गई है, लेकिन ब्रीच कोर्स उनका अभी तक नहीं हो पाया है। जबकि जो आदेश आया था उसमें मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आदेश में कहा गया है कि 1 साल के अंदर ब्रीच कोर्स करना होगा बीएड को। तो यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि अभी भी ब्रीच कोर्स नहीं करवाया गया है और क्योंकि ब्रीच कोर्स अभी हुआ नहीं है तो यहाँ पर बीएड को अभी भी प्राइमरी के लिए शिक्षण योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि बीएड को 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाए और इसके लिए जो समय सीमा तय की गई थी वो जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आपको याद होगा कि 2018 में एनसीटी ने जो गजट जारी किया था उसमें ये कहा गया था कि बीएड के जो अभ्यर्थी होंगे तो उन्हें दिसंबर 2022 तक बीएड डिग्रीधारी शिशुओं को 6 महीने का ब्रिज कोर्स दिया जाएगा, लेकिन समय सीमा के 1.25 साल बाद भी प्रशिक्षण को लेकर कोई हलचल नहीं है। स्थिति तब है जबकि बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अमान्य करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को मुहर लगा दी थी। उस आदेश को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नौकरी पर खतरा नहीं है, लेकिन यह सवाल आज भी है कि जो ब्रिज कोर्स है ये उनको कब करवाया जाएगा, क्योंकि इसके बगैर वो एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। और फ्रेंड्स बात करें तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कार्यालय से अभिलेख और अन्य सामान अब आयोग भवन में पहुंचाए जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारी माने जाएंगे और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में बनाए गए आयोग के कार्यालय में ही बैठेंगे। चयन बोर्ड के कर्मचारी पहले ही इसमें बैठ रहे हैं। तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग किराए के भवन में से अब बेसिकली धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो दस्तावेज वगैरह हैं वो सब लाए जा रहे हैं। अब एक बात तो यहाँ पर आप मान चलिएगा कि ठीक है, सारी चीज़ें धीरे धीरे यथावत चल रही हैं, लेकिन जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं टीजीटी पीजीटी के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, यूपीटीटी के और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के, तो निश्चित रूप से आपको पता ही है कि अब आगे लोकसभा के चुनाव हैं, तो जून के बाद ही आयोग जो है ये अपने काम कर पाएगा। लेकिन ये बेहतर है कि उसके पहले जो दस्तावेज संबंधी कार्य हैं या फिर स्टाफ संबंधी जो कार्य हैं, जो छोटे मोटे कार्य हैं वो निपट जाएंगे, तभी ये सारी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। और साथ ही साथ अभी अस्थाई अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जानी है। राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया यूपीपीएससी ने शुरू कर दी है और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो ओटीआर करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। 10 मई तक जो है अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर कि इसमें सर्वाधिक 148 पद वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह श्रेणी 2 के 116 पदों, जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी 2 ग्रेड 1 के 3 पदों और प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी 2 के 1 पद पर चयन होना है। वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए में सर्वाधिक 98 पद पौध संरक्षण शाखा और 21 पद विकास शाखा के हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स इसके लिए जो विज्ञापन है जारी हो चुका है, अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा की योजना भी है कि 2 घंटे की परीक्षा में अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ व विकल्पी प्रकार के 120 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
इनमें से 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन और 80 प्रश्न कृषि विषय से संबंधित होंगे। परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 अंक होंगे। मुख्य परीक्षा में 2 सत्रों में परीक्षा करवाई जाएगी। कुल 3 पेपर होंगे मुख्य परीक्षा में। पहले सत्र में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी और निबंध का होगा। दोनों प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए 1.5 घंटे का समय मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न पत्र 50-50 अंक का होगा। दूसरे सत्र में तीसरा प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय का होगा। 250 अंकों के इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर जारी कर दी गई हैं फ्रेंड्स। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सिपाही भर्ती में पकड़े गए रवि अत्री ने ARO पेपर लीक का क्या खुलासा। पेपर आउट कराकर 3 शहरों में अभ्यर्थियों को रटवाए उत्तर। रवि अत्री को भी ARO में बनाएंगे आरोपी। राजू नयन का 20 वारंट जेल में तामील। तो कई सारी खबरें हैं। और मेरठ STF सिपाही भर्ती के मामले में मेजा के राजू नयन मिश्र को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। राजू से पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर बुधवार को सिपाही भर्ती पेपर लीक में शामिल दिल्ली के रवि अत्री उर्फ गोरख सिंह को गिरफ्तार किया गया। रवि ने STF को बताया कि सिपाही भर्ती पेपर लेने के लिए वह राजू के साथ अहमदाबाद में रुका था। वहीं पर मधुबनी बिहार निवासी सुभाष कश्यप ने राजू नयन मिश्र को ARO का पेपर व्हाट्सएप किया था। बिहार निवासी सुभाष भोपाल में रहता है। वहीं पर उसकी मुलाकात राजू से हुई थी। पेपर मिलने के बाद उसे बेचने का काम शुरू किया। STF की माने तो राजू नयन प्रयागराज, डॉक्टर शरद ने लखनऊ और विक्रम पहल उर्फ हवलदार ने गाजियाबाद की कमान संभाली थी। तो कई सारी चीज़ें अभी निकल कर सामने आनी हैं और जांच लगातार जारी है। रोज़ ही नए नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल राजू नयन का 20 वारंट जेल में तामील करा दिया गया है। अब पुलिस अपने मुकदमे में राजू को तलब कर सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। ओनली GS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। GS की प्रॉपर तैयारी आपकी करवा दी जाती है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।